हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा लास्ट वीडियो में वी स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था दैट व्हाई वी रेस्पिरेट फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द CO2। ये सब पढ़ा था हमने। अब एक टॉपिक रह गया आपका, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, कि आप जो रेस्पिरेशन करते हो, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हो, वो कभी फास्ट कर रहे हो, कभी स्लो कर रहे हो, आप सो रहे हो तो नॉर्मल चल रहा है, आप दौड़ रहे हो तो फटाफट चल रहा है। तो इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे रेगुलेट कौन करता है? हाउ योर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, आपकी रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है, इसे हम श्वसन का नियमन भी कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देन हाउ रेस्पिरेशन रेगुलेट्स। तो देखो बेटा, बेसिकली आवर ब्रेन, रेस्पिरेशन इज इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस। सो ऑब्वियसली आवर ब्रेन एंड आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा ब्रेन और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करता होगा। अब जो ब्रेन जो है हमारा, उसमें कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो कि पीछे हमारी बैकबोन से अटैच है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, परिधीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है। तो इन द हिंड ब्रेन देयर आर 3 पार्ट्स। द पार्ट्स आर मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons and cerebellum. This part is cerebellum, the second largest part of the brain and that control your functions, cerebellum. The pons and medulla make a brain stem. ये brain stem भी बनाते हैं pons and medulla. Then the medulla part that is directly attached with our neural cord. medulla part directly हमारी किससे अटैच होता है? न्यूरल कॉर्ड से अटैच होता है। तो द medulla region of the brain, at the medulla region of the brain the respiratory rhythm center is present. हमारे ब्रेन का जो मेडुला रीजन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक होल होता है जो कि हमारी नर्व कॉर्ड को अटैच करता है ब्रेन से। तो वही पार्ट, द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिदम इन दी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको मेंटेन करता है एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो हमारे मेडुला पार्ट में लोकेटेड होता है। अच्छा, अब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा? इनहेलेशन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये सब। अब मेडुला पार्ट जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की रेट को मेंटेन करता है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए मैसेज कहाँ से मिलते हैं? तो एक्चुअली क्या है कि मेडुला पार्ट के पास पोन्स पार्ट रिलेटेड होता है। विच पार्ट? पोन्स पार्ट। ये इसको हम ब्रेन का PA भी कहते हैं बिकॉज इट इंटरकनेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के सारे पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करता है। तो अनदर रीजन ऑफ द पोन्स, पोन्स का एक और रीजन है जिसमें हमारे लोकेटेड होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। विच सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बेसिकली न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज अटैच्ड विथ नर्व सेल्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर किससे अटैच्ड होता है? नर्व सेल से न्यूमोटैक्सिक सेंटर अटैच्ड होता है। एंड दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर गेट द मैसेज, गेट द न्यूरल सिग्नल्स, ये न्यूरल सिग्नल्स को गेन करता है। When it get neural signals, then if there is the higher respiratory rate, then it increase the time period of the inspiration। मतलब जब हमें ज़्यादा रेस्पिरेशन करना है तो हमें छोटी छोटी सांसें लेनी पड़ेगी ना। हम फटाफट सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बड़ा फास्ट करेंगे। तो इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज करना है, दैट टाइम दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर डिक्रीज द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। फटाफट फटाफट इंस्पिरेशन करेंगे, फटाफट फटाफट सांस लेंगे, है ना। तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो ऐसा करेगा। अब अगर मैं बात करूँ कीमोसेंसिटिव एरिया की, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रॉक्स 70% ऑफ CO2 वाटर के साथ बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। 20 to 25% हीमोग्लोबिन लेके जाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 7% प्लाज्मा में जाती है। तो जो 70% CO2
हाइड्रोजन के साथ डिजॉल्व होके जाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कन्वर्ट CO2 इनटू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। दैट टाइम हाइड्रोजन आयंस आल्सो रिलीज। जब व्हेन द CO2 react with water and make carbonic acid, that time hydrogen ions also released, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। तो कीमोसेंसिटिव जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, दिस पार्ट जस्ट was the concentration of the hydrogen ions in carbonic acid। ये हमेशा ध्यान रखता है कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन और कार्बनिक एसिड्स की कंसंट्रेशन कैसी है। If there is a high concentration of the carbonic acid and hydrogen ions, then it gives the message to the respiratory rhythm center। ये direct respiratory rhythm center को message करता है to increase the rate of respiration because there are more amount of CO2 and there is a need to eliminate this CO2। यहाँ पर CO2 का बहुत सारा amount है और हमें इस CO2 को eliminate करना है। इस रीज़न से ये respiratory rhythm center को message भेजता है and रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेशन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरीज। तो एरोटिड आर्क और कैरोटिड आर्टरीज जो है बेटा, वेन्स में तो CO2 ही है, बेसिकली CO2 कहाँ नहीं होनी चाहिए, आर्टरीज में नहीं होनी चाहिए। तो एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरीज जो है एरोटिड आर्क तो है कि मेन वाला जो आर्क है, और कैरोटिड आर्टरीज जो हमारे यहाँ नेक एरिया में होती है। तो दे जस्ट टेक रिपोर्ट फ्रॉम दीज दैट देयर इज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द CO2। जो अगर यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होती है तो दे आल्सो गिव द मैसेज टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज सेंड करते हैं एंड दैट टाइम इट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं इसकी रेट कम ज़्यादा कैसे होती है, तो उसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारा जो हिंड ब्रेन है उसमें जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ पर रिदम सेंटर होता है। वहाँ पर क्या होता है, रिदम सेंटर होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में रिदम सेंटर ये कम ज़्यादा तो कर देगा, पर ये कम कब करना है और ज़्यादा कब करना है, इसका मैसेज इसको कौन देगा, तो इसका मैसेज जो है इसको मिलता है पोन्स से। पोन्स फोर ब्रेन में, हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास ही लोकेटेड है। पोन्स नर्व्स, इसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर न्यूरॉन से अटैच होता है। वो इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड गिव द मैसेज टू मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये मैसेज लेता है नर्व से और फिर इसको देता है जिससे कि रेस्पिरेशन की रेट मॉडरेट होती है। दूसरा कौन है, दूसरा है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव for the concentration of the hydrogen and the CO2. If there is a higher rate of the hydrogen and CO2, then it also gives the message to the respiratory system. ये भी respiratory rhythm center को message देता है and then it change, it moderate the rate of the respiration. Another one, the aortic arc and carotid artery. Main artery and जो aortic arc ये वाला जो neck portion वाली artery है, both give the message to the respiratory rhythm center to increase, to moderate the respiratory rhythm. The main aim to the eliminate the CO2. इनका main aim क्या होता है, elimination of CO2. इनका main aim क्या है, elimination of CO2. Yes, most important, there is no role of oxygen for the respiratory rhythm center or for the moderation of the rate of respiration. ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन की रेट को मॉडरेट करने में कोई रोल नहीं होता। इसके बाद आपके टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी क्या होगा, देखो वो ऑर्डर्स जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, अस्थमा। सबसे पहला क्या है बेटा, अस्थमा। अस्थमा कह रहा है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड वीजिंग, जब कभी भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घड़घड़ाहट हो रही है, तो उसे हम अस्थमा कहते हैं। वाई, ड्यू टू सम एलर्जीज, किसी एलर्जी के रीज़न से देयर इज़ अ स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। किसी एलर्जी के रीज़न से जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है उनमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। उनमें क्या कलेक्ट हो जाता है, म्यूकस कलेक्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस द अस्थमा कॉजेज। अब बच्चों ने पूछा था कि मैम वो डायलेटर क्या काम करता है।
डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन, डायलेटर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। कुछ लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो नहीं भी करते, अगर वो उस स्मोक के कांटेक्ट में है, देन दिस स्मोक, ये जो धुआं है, इट डायरेक्टली डिक्रीज द सरफेस ऑफ द एल्वोलाई, इट डायरेक्टली डैमेज द एल्वोलाई। तो स्मोक जो है वो एल्वोलाई को डैमेज करता है, एंड व्हेन द एल्वोलाई डैमेज देन द रेस्पिरेटरी एरिया डिक्रीज। जब एल्वोलाई डैमेज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? एम्फाइसेमा। नेक्स्ट है बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है बेटा? ऐसे लोग जो मजदूर हैं या पर्टिकुलर जो उनका प्रोफेशन है कि वो कंटिन्यूसली स्मॉल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, तो जब वो स्मॉल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल्स कंटिन्यूस उनके लंग्स को डैमेज करते रहते हैं और फाइब्रोसिस हो जाता है। तो जो लंग्स डैमेज होंगे, फाइब्रोसिस होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और इसके साथ ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।